ओके स्टूडेंट्स, अभी जो है सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट्स का आपके पास ब्रेक है, बट आफ्टर 10 मिनट्स यू ऑल प्लीज कम ऑन टाइम, ओके। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर।
जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। जस्ट 10 स्टूडेंट्स आर हेयर। टाइम हमारा ख़त्म हो गया है ब्रेक का जो आपको दिया था। मैसेज दीजिए बाकी स्टूडेंट्स को भी, जल्दी जल्दी से आ जाइए तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। वापस आ जाइए सब स्टूडेंट्स। जी जनाब, आना है और स्टूडेंट्स ने, या फिर मैं स्टार्ट कर दूँ? जी बेटा जी, आना है। कायनात स्टूडेंट्स को पूछें आना है उन्होंने, या फिर हम स्टार्ट कर दें? बेटा क्यों लॉगिन नहीं हो रहा? बिकॉज अगर लॉगिन का इशू होता है तो मेरे पास भी शो हो रहा होता है। आप कह रहे थे 11 बजे भी लॉगिन नहीं हो रहा था, बट फिर हो गया। तो ज़रा कम्युनिकेट कर लें आप एडमिन के साथ। क्या रीज़न है, क्यों नहीं लॉगिन हो रहा? 1-2 मिनट में वेट कर लेती हूँ, आप बात कर लें एडमिन में किसी से। आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलें, आई थिंक काफ़ी वेट कर लिया है। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं साथ साथ कर लें। हम प्री ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट करते हैं जिसकी एज है 2 to 7 years। During this stage, young children can think about things symbolically. This is the ability to make one thing, a word, or an object stand for something other than itself. अच्छा, चलें ठीक है कायनात। बहरहाल इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। Thinking is still egocentric and the infant has difficulty taking the viewpoints of other. Pre-operational stage में सबसे पहले क्या है कि इस स्टेज में बच्चे चीज़ों को थोड़ा सा सिम्बॉलिकली सोचना शुरू करते हैं। यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई वर्ड हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बारे में वो अपने माइंड में कोई सिंबल बना लेते हैं, या कोई सिंबल उन्हें नज़र आता है तो अपने माइंड में उसकी एक इंटरप्रिटेशन वो बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। सो बेसिकली जो थिंकिंग है यहाँ पे, थिंकिंग इज स्टिल एगोसेंट्रिक। एगोसेंट्रिक का मतलब होता है सेल्फ सेंट्रिक, कि आपकी बस अपनी ज़ात से आप अटैच होते हैं। इस वक्त इन्फेंट को थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो किसी दूसरे शख्स के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, किसी दूसरे शख्स के जो व्यू पॉइंट्स हैं, उन्हें वो ले सके, उन्हें वो एक्सेप्ट कर सके। वो उनके लिए थोड़ा सा इस स्टेज के ऊपर मुश्किल होता है।
उसके बाद बेटा आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसकी जो एज है दैट इज़ 7 to 11 years। Piaget considered the concrete stage a major turning point in the child's cognitive development because it marks the beginning of logical or operational thought। 2 मिनट प्लीज़ हम वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है। ओके, जीन पियाजे ने ये कहा था कि ये जो बेसिकली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसे उसने टर्निंग पॉइंट कहा था कि चाइल्ड की, बच्चे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है उसका ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ बच्चा लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, ऑपरेशनल थॉट्स स्टार्ट कर देता है, यानी बेसिकली चीज़ों के पीछे जो रीजनिंग होती है, उसकी जो लॉजिक्स होती हैं, उन्हें उनके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। This means the child can work things out internally in their head rather than physically try things out in the real world। यानी यहाँ जो उसकी सराउंडिंग में उसके जो आसपास इन्वायरमेंट है, फिजिकली जो भी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं रियल वर्ल्ड में, वो उनके लिए मतलब आउट स्पोकन होने और उनके बारे में एक्सप्रेसिवली सोचने के बजाय यहाँ पे वो उन तमाम चीज़ों के बारे में इंटरनली भी सोचना शुरू कर देता है। यानी अगर कोई चीज़ उसको नज़र आई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ौरन से उसके बारे में बात कर लेगा, वो उस चीज़ को अपने माइंड में ख़ुद से जो है उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा, उसके बारे में जो उसके रीज़न्स हैं, जो उसके लॉजिक्स हैं, उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। Children can conserve numbers at the age of 6, masses at age of 7 and weight age of 9। Conservation is the understanding that something stays the same in quantity even though its appearance change। So बच्चे यहाँ पर जो है थोड़ा सा इस एज में आके लाइक उन्होंने थोड़ा सा फर्दर डिवाइड कर दिया कि 6 ईयर ऑफ एज में नंबरिंग, काउंटिंग वगैरह उसको वो स्टार्ट कर देते हैं काउंट करना, मास को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं 7 ईयर्स में और वेट को ऑलमोस्ट 9 ईयर्स ऑफ एज में। बेसिकली ये जो कंजर्व नंबर्स है इनका मकसद ये है कि इस स्टेज में बच्चे 2-3 चीज़ें लर्न कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिकली करना, कि जैसे नंबरिंग है वो काउंटिंग कर सकते हैं, अगर उनको कोई चीज़ नज़र आई है तो वो उसके नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन मैंने आपको बताया कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि बेसिकली क्वांटिटी क्या होती है, कि किसी भी चीज़ की अपीयरेंस
चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं हो जाती, यानी डिफरेंट चीज़ों को वो दे आर एबल टू काउंट। मास को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, वज़न को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि कोई चीज़ भारी है या हल्की है, ठीक है। और मतलब उनको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। कोई चीज़ दिखने में कैसी लग रही है, दिखने में बहुत ह्यूज सी चीज़ होगी बट दैट माइट बी लाइट वेटेड। सो इस ये जो डिफरेंसेस हैं और नंबरिंग है, काउंटिंग है, इन सारी चीज़ों को वो प्रैक्टिकली यहाँ पे समझना भी शुरू कर देते हैं, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं और प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना शुरू कर देते हैं। फिर आ जाता है बेटा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 to 16 years. The formal operational stage begins at approximately age 11 and lasts into adulthood. During this time, people develop the ability to think about abstract concepts and logically test the hypothesis. अब यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बेसिकली जो बच्चे हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्टेज में पढ़ा कि वो लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, मगर यहाँ पे उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना, सोचना, बात करना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग्स क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें क्या होती हैं कि जिनका इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस फिजिकली लाइक अगर हम उन्हें आंखों से देखना चाहें तो वो नहीं नज़र आ सकती, लेकिन ज़ाहिर है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सो डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से रिसर्च में हम किसी भी चीज़ का पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, अब वो हाइपोथेसिस इज़ बेसिकली यूजुअली फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ किसी रिलेशन के बारे में है, तो वैसे वो रिलेशन हमें कहीं फिजिकली यूं ही तो नज़र नहीं आ जाएगा ना, जब तक हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, हम फिर देखते हैं कि अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता इन दो जो हमारे फैक्टर्स हैं इनके दरमियान। सो यहाँ पर बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है और किसी भी चीज़ के बारे में अगर वो एब्स्ट्रैक्टली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, तो उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस बना के उसे टेस्ट भी करना शुरू कर देते हैं। So this is about the stages of cognitive development. थोड़ा सा हम कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। मीनवाइल ये मुझे 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, मैं नेक्स्ट टॉपिक अपलोड कर लेती हूँ।
ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो टॉपिक अभी हमने कंप्लीट किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे की, उससे रिलेटेड किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। कोई क्वेरी है किसी स्टूडेंट की तो पूछ लें बेटा। ओके ठीक है, गुड, अगर क्लियर है तो चलें अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपेरेंटली तो बड़े छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि आपकी स्पेशली वेदर यू आर वर्किंग एज अ नर्स, वेदर यू आर वर्किंग एज अ टीचर, इन योर डेली लाइफ, इवन आप एज अ लीडर काम कर रहे हैं, मैनेजर काम कर रहे हैं, हर जगह पे आपको इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों के साथ डील करनी पड़ती है। सो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरह के टॉपिक्स हैं कि जिन्हें अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपकी लाइफ में, सिर्फ आपके सिलेबस में ही नहीं, आपकी लाइफ में हर जगह वो आप हेल्प आउट करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। The six-step problem-solving process gives the guidelines as to how one can be able to solve some different issues. This can be issues or problems which face us as a student each and every passing day. This process also includes lessons on making decisions. We all know that life is full of choices. How you deal with a certain problem is actually a choice. So sit down, relax and enjoy. So जिस तरह पे मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेदर यू आर अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ नर्स, या आपकी इवन डेली लिविंग जो आपकी लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो और बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दिस इज नेसेसरी फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रॉपरली पढ़ लेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आपके डिसीजंस को आसान बना देता है, बिकॉज यू हैव डिफरेंट चॉइसेस इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बट यू हैव टू मेक वन चॉइस, यू हैव टू चूज़ अ सिंगल थिंग, अ सिंगल ऑल्टरनेटिव। तो वहाँ पे ज़ाहिर है आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो भी आपको हेल्प आउट करता है फॉर मेकिंग अ डिसीजन। सो हम इन स्टेप्स को बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल है। सबसे पहले जो इससे नेक्स्ट वाला जो स्टेप्स होंगे वो मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगी। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नेमिंग सबसे पहले, उसके बाद एनालाइजिंग आ जाता है, गोल सेटिंग, सर्चिंग, प्लानिंग एंड इवेलुएशन। नेमिंग का प्रॉब्लम सॉल्विंग जो साइकिल है उसमें नेमिंग का मतलब सिंपल क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हैं, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है उसकी एक डिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए और इसकी हिस्ट्री होनी चाहिए। हिस्ट्री इन द सेंस कि वो प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई थी, व्हाट वाज द सिनेरियो बेसिकली। एंड फिर एनालिसिस आ जाता है। एनालिसिस में ज़ाहिर है हमने उस प्रॉब्लम को पूरा एनालाइज करना है, पूरा एनालिसिस उस प्रॉब्लम का करना है। उसके डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि वो प्रॉब्लम जो है उसका पैटर्न किस किस्म का है, कॉन्सिक्वेंसेज हमें उसके साथ अदर कॉन्सिक्वेंसेज क्या फेस करने पड़ रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द केस बेसिकली। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो हमारे पास केस स्टडीज़ आती हैं, वी हैव टू मेक अ चॉइस। सो केस स्टडीज़ इसी तरह से नहीं प्रेजेंट हो जाती, इसी तरह से नहीं बन जाती। हम पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली, आइडेंटिफाई करने का मकसद ही यही है कि सबसे पहले हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बेटा जी गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में यही है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसे हमने एनालाइज तो कर दिया है, अब उसे हम दोबारा से रीडिफाइन करें ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि व्हाट शुड बी द गोल फॉर द पेशेंट। बेसिकली वो प्रॉब्लम क्या है जिसे हमने रिजॉल्व करना है। जब तक हम उस प्रॉब्लम को ही समझ नहीं सकेंगे, डिफाइन नहीं कर सकेंगे, देन वी विल नॉट बी एबल टू सेट द गोल्स फॉर यू नो कि किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले प्लानिंग करना, किसी भी सॉरी किसी भी प्लान को एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसके ऊपर एक्ट अपॉन करने के लिए हमें सबसे पहले तो प्लान बनाना पड़ता है ना। और प्लान में क्या होते हैं, हमारे गोल या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं,
ठीक है जी। देन सर्चिंग है, सर्चिंग में ये आ जाएगा बेटा कि आपने एक गोल बना लिया है, ठीक है, तो उसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, यानी सिंपली ऑल्टरनेटिव्स को आपने तलाश करना है, ढूंढना है और फिर उसकी प्लानिंग करनी है दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज एक्टिविटीज, दीज ऑल्टरनेटिव्स, उसको आपने फिर एग्जीक्यूशन करवाना है। एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट आ जाता है इवैल्यूएशन। जो इवैल्यूएशन होती है बेटा किसी भी चीज़ की फॉर्मल इवैल्यूएशन भी हो सकती है और इनफॉर्मल इवैल्यूएशन भी हो सकती है। फॉर्मल इवैल्यूएशन में ये होता है कि आप कोई प्रॉपर्ली फॉर्म बना लेते हैं या फिर कोई स्पेशल कंसर्न्ड पीपल होते हैं उन्हीं से आप फीडबैक लेते हैं। कोई रिपोर्ट्स हो सकती हैं, जैसे किसी डिजीज़ से रिलेटेड आप केसेस देख सकते हैं कि अच्छा हमने ये इम्प्लीमेंटेशन की थी तो उसके बाद वेदर इस डिजीज़ के जो केसेस हैं या उसका जो इंसिडेंस है उसमें कोई कमी आई है नहीं आई है, इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। दैट वुड कम अंडर फॉर्मल। लेकिन इनफॉर्मल में ये होता है कि आप कोई ऐसा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे होते उस वक्त, कोई प्रॉपर पेपर पेन इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, आप इनफॉर्मली जो है लोगों से डिस्कस करते हैं और इनफॉर्मली आप उनसे जो इवैल्यूएशन है वो कंडक्ट करते हैं। ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक साइकिल था, थोड़ा सा मैंने आपको गो थ्रू करवाया, लेकिन जो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमारा 7 स्टेप साइकिल है जिसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है आइडेंटिफिकेशन, देन एक्सप्लोर, देन सेट गोल्स, ऑल्टरनेटिव्स, सिलेक्ट, इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएट। इन्हें हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बेटा आता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। व्हाट इज रियली कॉजिंग द प्रॉब्लम? Identifying the problem is the first step in the 7-step problem solving process. There is need to think of what the difficulty might be. This needs one to review what had happened before. This can include the actions he or she took before knowing that there is a problem. So first step हमारा है identification of the problem. Problem को identify करना। देखें आप जब तक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, जैसे मैंने पीछे अभी आपको बताया था कि हम जब तक प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकेंगे कि मसला है क्या, उस वक्त तक अगर हम फॉर एग्जांपल रिजॉल्व कर भी लेते हैं, ठीक है, तो हम वो आउटकम अचीव नहीं कर सकते जो हमें चाहिए थे। तो सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा स्टेप है या इवन डिसीजन मेकिंग भी हमने करनी होती है तो उसमें भी सबसे पहले, जैसे हम हर चीज़ में आपको बताते हैं, असेसमेंट। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ असेसमेंट। हम उसमें पूरा सिनेरियो असेस करते हैं, हम प्लस अभी मैंने हिस्ट्री का जिक्र किया था आपसे, उस पूरी प्रॉब्लम की हिस्ट्री देखी जाती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो मेरे पास लेके आए हैं लेकिन अब ये तो किसी एक शख्स की ज़बानी है, या अगर मैं उसे फॉर एग्जांपल देख रही हूँ तो ये मुझे अपरेंटली जो चीज़ें मौजूद हैं यहाँ वो नज़र आ रही हैं। उसकी हिस्ट्री क्या है, प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, प्रॉब्लम किसके साथ है, किस किस्म की प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों के लिए जाहिर है प्रॉब्लम की पूरी थॉरली असेसमेंट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है। उसके बाद बेटा जी एनालाइज द प्रॉब्लम। जो आइडेंटिफिकेशन है और एक्सप्लोर का जो मैंने आपको बताया वो ऑलमोस्ट चीज़ें, क्योंकि आइडेंटिफाई हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम उसे फुली जो है एक्सप्लोर नहीं करते। सो आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन को हम ऑलमोस्ट एक ही जो स्टेज है उसके अंदर कंबाइन कर देते हैं। उसमें हम जाहिर है पूरी प्रॉब्लम की जो हिस्ट्री है उसे एक्सप्लोर करते हैं, पूरी डिटेल प्रॉब्लम से रिलेटेड हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा जी एनालाइज द प्रॉब्लम। After finding out what the problem is, one need to analyze the issue. What could have really caused the problem? जब हमने फाइंड आउट कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है तो जाहिर है अब हमने उस पूरे इशू को एनालाइज का मतलब है कि उसे खोल खोल के एक्सप्लोर करके देखना है कि उसके अंदर अगर जैसे कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है ना फॉर एग्जांपल, तो उसके सब ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो अगर एक प्रॉब्लम है तो उसके अंदर बेसिकली सब इश्यूज क्या हैं, सब प्रॉब्लम्स क्या हैं जिस पर मुझे काम करना है,
और व्हाट कुड रियली हैव कॉज द प्रॉब्लम। और ज़रूरी नहीं होता बेटा हमेशा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ये मतलब है कि जी प्रॉब्लम के बगैर तो इस प्रॉब्लम के साथ तो गुजारा हो ही नहीं सकता। समटाइम ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, वो बहुत बड़े लग रहे होते हैं लेकिन बेसिकली वो इतने बड़े नहीं होते। तो हमें ये देखना होगा कि क्या वाकई ये प्रॉब्लम या इसके अंदर मौजूद जो इश्यूज हैं, are they really causing a problem for someone? This step requires one to understand where the trouble came from, what the bottom line of the whole issue really is। और जाहिर है इस स्टेप के लिए हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो ट्रबल है, ये प्रॉब्लम है, ये आई कहाँ से है। क्या कोई पर्टिकुलर शख्स है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और ये जो प्रॉब्लम मेरे सामने प्रेजेंट कर दी गई है इसकी थोड़ी सी रियलिटी बेसिकली है क्या, इशू बेसिकली बॉटम लाइन में क्या मौजूद है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गेट एंग्री, स्कॉल्ड अदर, येट इन एक्चुअल इफेक्ट दे आर नॉट द प्रॉब्लम कॉजर्स। इसलिए ये चीज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना या एनालाइज करना ज़रूरी है कि सम टाइम हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ गई है तो हम ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, स्कोल्ड हो जाते हैं कि जिनका उस सारे सिनेरियो या प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली कोई इफ़ेक्ट नहीं था, कोई कसूर नहीं था। तो इसलिए हमें ये भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि वो कौन सा पर्टिकुलर शख्स है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। 2 मिनट वेट कर लीजिए। ओके, सो एनालाइजिंग द प्रॉब्लम बड़ा क्रूशियल स्टेप है। इसमें हमने प्रॉब्लम को पूरा एक्सप्लोर करना होता है, प्रॉब्लम कॉजर को आइडेंटिफाई करना होता है, और जो भी बॉटम लाइन में मेन इशू चल रहा है उसे हमने आइडेंटिफाई करना होता है। बिकॉज आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि सम टाइम हमारे सामने जो भी सिनेरियो प्रेजेंट किया जा रहा होता है, जो भी सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम होती है, बेसिकली उसके पीछे कुछ ना कुछ और कोई स्टोरी ज़रूर मौजूद होती है। उसके बाद बेटा हम जनरेट कर लेंगे पोटेंशियल सॉल्यूशंस। पोटेंशियल सॉल्यूशंस का मतलब यही है कि डिफरेंट ज़ाहिर हमने ऑल्टरनेटिव यहाँ पे बना लेने हैं, जनरेट कर लेने हैं, दैट माइट बी द सॉल्यूशन, जो हमारे सॉल्यूशन इन फ्यूचर हो सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो सारे के सारे हमारे सॉल्यूशंस हो गए, उनमें से किसी एक सॉल्यूशन को तो लेकिन हमने इम्प्लीमेंट करना है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पोटेंशियल सॉल्यूशंस। After the problem has been analyzed, one can now be able to look for different strategies as to how the solution can be solved। जब एक दफ़ा प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया है, ब्रेक डाउन कर लिया है, तो अब हम उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज सोचना शुरू कर देते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देयर कैन बी मैनी पॉसिबल वेज एज टू हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। क्योंकि इवन एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके, मल्टीपल वेज हो सकते हैं। But here there is need for weighing the solutions. Which solution can be the best in order to solve the problem? Look for the negatives and positives, advantages and disadvantages, and pros and cons of the possible solutions. So यहाँ पर important बात क्या है
कि मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स जो पॉसिबल पोटेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो हमने लिख लिए, लिस्ट डाउन कर लिए हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये भी देखना ज़रूरी है कि इन तमाम जो सॉल्यूशंस हैं इनको आपस में वेटेज करना ज़रूरी है, इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना ज़रूरी है टू सी कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट होगा हमारी इस प्रॉब्लम के लिए। बेस्ट इन विच मीन्स, इन विच सेंस, इन दिस सेंस कि हम उसमें फिर उसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो पहलू होते हैं, नेगेटिविटीज़ एंड पॉजिटिविटीज़ को आपस में वेटेज करना शुरू कर देते हैं। उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के, उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। फिर हम ये देखते हैं वो सॉल्यूशन हम सेलेक्ट करते हैं जिसके एडवांटेज सबसे ज़्यादा होते हैं और डिसएडवांटेज हमें कम होते हैं। सो इस स्टेप में हम बेसिकली जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं या ऑल्टरनेटिव्स आप उन्हें कह दें, उन्हें हमने जेनरेट किया और वेटेज किया। फिर आ जाता है बेटा सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। नो वन वांट्स टू लिव विद द प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड। सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन रिक्वायर राइटिंग ऑल द पोटेंशियल सॉल्यूशन डाउन, analyze these potential solutions, look for their advantages and disadvantages. The one with more advantages than disadvantages is likely to be the best solution. ये मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जितने भी जाहिर है कोई भी शख्स प्रॉब्लम के साथ तो नहीं रहना चाहता, नहीं रह सकता। सो अभी आपके साथ ऑल्टरनेटिव डिस्कस किए थे कि किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स या मल्टीपल सॉल्यूशंस हमारे पास हो सकते हैं। सो उन मल्टीपल जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें आपने लिस्ट डाउन कर लेना है, लिख लेना है उन तमाम सॉल्यूशंस को, और फिर जो वेटेज हमने आपको बताया उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को वेटेज करने के बाद इस स्टेप में आके हम उसे सेलेक्ट करते हैं। एक ऐसे प्रॉब्लम को एक ऐसे सॉल्यूशन को सेलेक्ट करते हैं कि जिसके एडवांटेजेस हमारे पास डिसएडवांटेजेस के मुकाबले में ज़्यादा हो। ऑब्वियसली दैट वुड लाइकली टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाता है बेटे जी इम्प्लीमेंट और टेस्ट द सॉल्यूशन। Implementing simply means putting a decision into effect. This step requires something to be done. It's not just sitting and thinking, but putting a decision, plan, or agreement into action. It is here that one tests the solution if it really works. Implementation में simple यही मतलब है कि किसी भी प्लान, जैसे हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन यूज़ होता है, यही इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे भी है कि जो भी हमने प्लान बनाया है या जो भी ऑल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट कर लिया है, नाउ दिस इज़ द टाइम for execution of the plan. This is the time for implementing that particular alternative or a particular solution which we have decided for our problem. तो हम वहाँ सिर्फ और सिर्फ बैठे रहने से, सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिकली उस सॉल्यूशन को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और फिर उसके बाद जो स्टेप होता है, जाहिर है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है हर जगह पे, हर चीज़ पे, दैट इज़ द इवैल्यूएशन। Evaluate the solution. This is the final stage of the process. Evaluating the solution is a careful analysis of the best solution. It is here that one needs to study the results of the test done in step 7. One can see if solutions really worked or not. If not, what went wrong. This stage helps to improve the solution or the problem could be solved. अब आ जाता है बेटा जी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में सिंपली अब हमने ये देखना है कि जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हमने अपना सेलेक्टेड ऑल्टरनेटिव इम्प्लीमेंट किया था, तो उसके बाद क्या हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ। जाहिर है हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतने सारे लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरे थे ना, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, ये चीज़ हम इवैल्यूएट करेंगे। और जाहिर है अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो ओके, हम यही चाहते थे। और अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आपको ये बात मैंने शायद शुरू में बताई थी या नहीं, बता देती हूँ फिर से कि दिस इज़ अ साइकिल, ये ख़त्म नहीं होता, स्टॉप नहीं होता। अगर हमने इवैल्यूएट कर लिया और अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से हम असेसमेंट फेज़ में चले जाते हैं, यानी फिर से हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम में चले जाते हैं कि अब हम लेकिन यहाँ क्या आइडेंटिफाई करते हैं, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हमें एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिला तो उसका रीज़न क्या था, कौन सी ऐसी जगह थी या कौन सा ऐसा स्टेप था या कोई शख्स था जिसकी मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से मिस्टेक हुई और हम अपना जो रिक्वायर्ड कहना चाहिए, डिज़ायर्ड कहना चाहिए आउटकम जो है वो अचीव नहीं कर सके। सो इसमें हम फिर से सारे सिनेरियो को जो है रीअसेस करना शुरू करते हैं।
So, six-step problem solving process is a very useful way, simply in trying to solve whatever the problem we are facing. ठीक है जी, क्लास का भी टाइम हो गया है ओवर. अब आप लोग जल्दी जल्दी से अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए.
ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस हो गई है आपकी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।